हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसाइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, इसमें हम प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं एमपी ग्रुप 5 लैब टेक्नीशियन का, जिसका शुरुआत हमारा 22 जून से वॉरियर 1.0 नामक बैच से किया गया है। और इसका जो पहला लेक्चर था हमारा प्रीवियस ईयर के पेपर से था। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करना चाहते हैं तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप पेपर को देख लीजिए। और आज का जो हमारा दूसरा लेक्चर है आपके हेमेटोलॉजी से होने वाला है, जिसमें आज हमारा जो रहेगा ब्लड क्या होते हैं, इनके कौन कौन से कंपोनेंट हैं और ब्लड का कलेक्शन कैसे करते हैं, इससे रिलेटेड यहाँ पे प्रश्नों को रखा गया है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एकदम बेसिक से शुरुआत किया जा रहा है। तो जो स्टूडेंट बेसिक से अपनी तैयारी को करना चाहते हैं चैनल से जुड़ जाएं। अगर आपको कोई दोस्त बेसिक से तैयारी करना चाहता है तो उसको आप शेयर भी कर सकते हैं। और अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, वहाँ से आप जुड़ जाइए, क्योंकि आपको वहाँ पे क्विज पोल मिलेगा जिससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साथ साथ में जो भी हमारा PDF नोट्स होता है वो हम टेलीग्राम चैनल पे ही प्रोवाइड कराते हैं, तो आप वहाँ से इसको विजिट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए आते हैं अपने हेमेटोलॉजी के पहले प्रश्न पे। बेसिक सा प्रश्न है, ब्लड ईजीए यानी कि आपका जो ब्लड है ये क्या है। कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, एपिथेलियल सेल है या फिर आपका मस्कुलर टिश्यू है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा ब्लड होता है ये आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है, बट ये लिक्विड के फॉर्म में होता है, इसलिए हम इसको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू या फिर आपका लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो ऑप्शन से आप में देख पा रहे होंगे यहाँ पे सेकेंड नंबर का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, तो इसको हम सही करेंगे। अगर आपके ऑप्शन में फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ना होता है तो आप इसको कनेक्टिव टिश्यू लगा सकते हैं। चलिए सेकंड पे आते हैं। सेकंड नंबर का जो प्रश्न हमारा है, पीएच ऑफ ब्लड इज, यानी कि आपका जो ब्लड होता है इसका पीएच क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जो हमारे पीएच होते हैं ब्लड की आपके स्लाइटली एल्कलाइन होते हैं, तो मतलब कि 7 से थोड़ा सा ऊपर होगा, तो सही आंसर आपका 7.4 जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपका जो ब्लड होता है इसका पीएच 7.4 होता है। अब तीसरा प्रश्न हमारा यहाँ पे कह रहा है कि लार्जेस्ट WBC इज, यानी कि आपका जो WBC होता है इनमें से कौन सा लार्जेस्ट होता है। तो सबसे पहले आप WBC के प्रकार को समझिए। तो WBC हमारा होता है मेनली 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका ए ग्रेनुलोसाइड और दूसरा आपका होता है ग्रेनुलोसाइड। ए ग्रेनुलो मतलब जिसमें ग्रेन्यूल नहीं पाए जाते हैं, और ग्रेन्यूल्स मतलब कि जिसमें ग्रेन्यूल छोटे छोटे यहाँ पे पाए जाते हैं। ए ग्रेनुलोसाइड में आपके 2 आते हैं, एक आपका लिम्फोसाइट होता है, दूसरा आपका मोनोसाइट होता है, और बाकी जो आपके 3 बचते हैं न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल और बेसोफिल, ये आपके किस में आ जाते हैं, ये आपके ग्रेनुलोसाइट में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सबसे लार्जेस्ट WBC होता है ये आपका कौन सा होता है, ये आपका फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाता है मोनोसाइट। क्या हो जाता है, मोनोसाइट हो जाता है। अगर इसके साइज की बात करें तो इसका साइज कितना होता है, इसका साइज होता है 12 से 15 माइक्रोमीटर। कितना होता है, 12 से 15 माइक्रोमीटर होता है। अगर यहाँ पे बात करें सबसे छोटे सेल की WBC में तो आपका लिम्फोसाइट होता है। अगर इसके लिम्फोसाइट की साइज की बात करें तो 6 माइक्रोन से लेकर ये 16 माइक्रोन तक होता है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख लीजिए जो ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं इनमें न्यूट्रोफिल है, तो न्यूट्रोफिल का छोड़ दीजिए। यहाँ पे मान लीजिए इस्नोफिल है, तो इस्नोफिल की साइज क्या होती है, इस्नोफिल की आपकी साइज यहाँ पे हो जाएगी 10 से 15 माइक्रोमीटर। कितनी, 10 से 15 माइक्रोमीटर। और अगर बेसोफिल की बात करें, किसकी, बेसोफिल की बात करें तो बेसोफिल आपका 8 से 10 माइक्रोमीटर का होता है। ठीक है, तो दोनों पांचों के मतलब आप साइज को जानिए, लेकिन जो लार्जेस्ट WBC है आपका मोनोसाइट होता है। ठीक है, चलिए आते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन पे। 4 नंबर का जो हमारा प्रश्न है ये कह रहा है कि फाइब्रिनोजन व्हिच हेल्प इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड सिंथेसाइज इन, यानी कि आपका जो फाइब्रिनोजन है ये आपके कोगुलेशन में मदद करता है, लेकिन इसका जो सिंथेसिस होता है ये कहाँ पे होता है। तो फ्रेंड्स, आपका चाहे फाइब्रिनोजन हो, चाहे आपका कोई दूसरा मतलब कि प्लाज्मा में पाया जाने वाला चाहे एल्ब्यूमिन हो, चाहे ग्लोब्यूलिन हो, ये सब का जो सिंथेसिस होता है आपके यहाँ पे लीवर में होता है। कहाँ पे होता है, लीवर में होता है। ठीक है, केवल आपका जो ग्लोब्यूलिन होता है, ठीक है, क्या होता है, ग्लोब्यूलिन की होता है, इसका सिंथेसिस आपके लीवर में तथा आपके लिम्फॉइड टिश्यू में भी होता है। कहाँ पे, लिम्फॉइड टिश्यू में भी होता है, तो ध्यान दीजिएगा इनको। ठीक है, बट का जो फाइब्रिनोजन आपका है ये आपके सिंथेसिस लीवर में होता है। ठीक है, चलिए 5 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। 5 नंबर का जो प्रश्न है, डॉट सेल हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ हेपेरिन एंड हिस्टामिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि आपका कौन सा यहाँ पे सेल है जिसका प्रोडक्शन आपका, जिसके द्वारा हिपेरिन और हिस्टामिन का प्रोडक्शन होता है। तो फ्रेंड्स, इनके अंदर जो भी सेल है उनके अंदर मास्ट सेल पाए जाते हैं, जिसके द्वारा आपका हिपेरिन और हिस्टामिन का प्रोडक्शन होता है। और ये आपके जो इसके अगर सही आंसर की बात करें तो आपका ये बेसोफिल होता है। बेसोफिल आपके WBC का प्रकार होता है जो कि आपके प्रोडक्शन करता है आपके हिपेरिन और हिस्टामिन का। ठीक है, चलिए आते हैं यहाँ पे 6 नंबर के प्रश्न पे। 6 नंबर का जो प्रश्न हमारा है फ्रेंड्स, फॉर RBC काउंटिंग डॉट इंस्ट्रूमेंट इज यूज, यानी कि अगर आप RBC रेड ब्लड सेल की काउंटिंग को करना चाहते हैं तो किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करेंगे, यूरिनोमीटर, फोटोमीटर, साइली ट्यूब या फिर हेमेटोसाइटोमीटर। तो देखिए, अगर आप RBC का काउंटिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हेमेटोसाइटोमीटर का प्रयोग करते हैं।
सही आंसर आपका यहाँ पे ए वाला जाएगा, ठीक है। और अगर बात करें यूरिनोमीटर की, तो यूरिनोमीटर से क्या करते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी आप नापते हैं, ठीक है, आपके यूरिन का यहाँ। और आपका यहाँ पे बात किया जाए साइली मेथड के द्वारा, तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, HB का यानी कि हीमोग्लोबिन का एस्टिमेशन करते हैं, ठीक है। चलिए 7 नंबर के प्रश्न पे आ जाते हैं फ्रेंड्स। 7 नंबर का जो प्रश्न हमारा है, व्हिच WBC सेल स्टेन बाई एसिडिक स्टेन, यानी कि इसमें से कौन सा आपका WBC है जो कि आपके एसिडिक स्टेन मतलब कि स्टेन देता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पे बात करें तो आपका जो एसिडिक स्टेन देने वाला होता है, आपका कौन सा होता है, ये आपका इओसिनोफिल होता है। क्या होता है, इओसिनोफिल होता है। इसको हम एसिडोफिल भी कहते हैं क्योंकि ये एसिड स्टेन के द्वारा यहाँ पे स्टेन होता है। किसके द्वारा होता है, एसिड स्टेन के द्वारा स्टेन होता है, ठीक है। तो इओसिनोफिल को हम किस नाम से जान सकते हैं, एसिडोफिल के नाम से भी जान सकते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर यहाँ पे बात करें बेसोफिल की, तो ये आपका किस करेक्टर का होता है, ये आपके बेसिक करेक्टर का होता है। किस करेक्टर का होता है, बेसिक करेक्टर का होता है। और इओसिनोफिल आपके एसिडिक करेक्टर का होता है, ठीक है। चलिए आते हैं 8 नंबर के क्वेश्चन पे। 8 नंबर का जो क्वेश्चन है, नॉर्मल WBC इज, यानी कि आपका जो व्हाइट ब्लड सेल होता है इनका नॉर्मल काउंट क्या होता है, तो इनको आप TLC के रूप में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही नॉर्मल रेंज होता है 4000 से 11000 सेल पर क्यूबिक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा, यहाँ पे सेकंड वाला सही जाएगा। ध्यान दीजिए जो TLC है यानी कि टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, इसमें आपके जो 5 प्रकार के WBC होते हैं इनको टोटल करके आप काउंट किया जाता है। बट अगर आप DLC को काउंट कर रहे हैं तो इसको क्या कहते हैं, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, मतलब कि डिफरेंट प्रकार के जो आपके ल्यूकोसाइट हैं उनको काउंट किया जाता है, ठीक है। तो इनके जो नॉर्मल रेंज होते हैं वो अलग अलग प्रकार से एक एक को यहाँ पे क्या किया जाता है, कंसिडर किया जाता है, ठीक है। चलिए आते हैं यहाँ पे 9 नंबर के क्वेश्चन पे। 9 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है ये कह रहा है कि इन लिस्मन स्टेन न्यूट्रोफिल ग्रेन्यूल्स आर डॉट डॉट इन कलर, यानी कि आपका जो न्यूट्रोफिल है अगर हम इस पे लिस्मन स्टेन को दे रहे हैं तो इसके जो ग्रेन्यूल्स हैं वो किस कलर के हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स हमारा जो न्यूट्रोफिल्स होता है इसका जो ग्रेन्यूल्स होगा किस किस कलर का हो जाएगा, ये आपके वायलेट कलर का हो जाएगा, ठीक है। किस कलर का हो जाएगा, सॉरी पिंक कलर का हो जाएगा। किस कलर का हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो लिस्मन स्टेन में आपका जो न्यूट्रोफिल होता है उसके ग्रेन्यूल्स पिंक कलर के हो जाते हैं। अगर हम बेसोफिल के ग्रेन्यूल्स की बात करें, यहाँ पे किसके, बेसोफिल की ग्रेन्यूल्स की बात करें तो ये किस कलर के हो जाएंगे, डीप वायलेट। बेसोफिल की किस कलर के हो जाएंगे, डीप वायलेट के हो जाएंगे। और ब्राइट रेड किस कलर का हो जाएगा, ये आपका इओसिनोफिल जो होगा आपका ब्राइट रेड कलर का हो जाएगा। किस कलर का, ब्राइट रेड कौन सा हो जाएगा, आपका इओसिनोफिल हो जाएगा। कौन हो जाएगा, इओसिनोफिल हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, न्यूट्रोफिल आपका पिंक, बेसोफिल आपका किस कलर का, डीप वायलेट, और आपका जो ब्राइट रेड होगा आपका इओसिनोफिल हो जाएगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर पे आ जाते हैं फ्रेंड्स। 10 नंबर का जो प्रश्न हमारा है, इन व्हिच कंडीशन लिम्फोसाइट इज इंक्रीज, यानी कि आपका जो लिम्फोसाइट्स है ये किन कंडीशन में इंक्रीज होता है। तो सबसे पहले आप जानिए कि लिम्फोसाइट जब आपका इंक्रीज होगा तो इसको क्या कहेंगे, लिम्फोसाइटोसिस। क्या कहेंगे, लिम्फोसाइटोसिस, ठीक है। क्या कहेंगे, लिम्फोसाइटोसिस। अगर आपका जो लिम्फोसाइट अगर कम हो जाता है तो इसको क्या कहते हैं, लिम्फोसाइटोपिनिया। क्या कहते हैं, लिम्फोसाइटोपिनिया। तो 2 टर्म को ध्यान रखिएगा, कहीं भी जब कोई भी वैल्यू लो हो रहा होगा तो इसको साइटोपिनिया के नाम से जानेंगे, और अगर आपका जो लेवल हाई हो रहा होगा तो इसको सिस के फॉर्म में कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि आपका जो इंक्रीज वैल्यू है लिम्फोसाइट्स का किन कंडीशन में हो सकता है, तो आपका ट्यूबरक्लोसिस के भी हो सकता है, CLL यानी कि क्रोनिक लिम्फोइड ल्यूकेमिया के केस में हो सकता है, ठीक है। और आपका सिफिलिस के केस में भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या जाएगा, ऑल ऑफ द दीज, यानी कि डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स सजाते हैं अपने 11 नंबर के प्रश्न पे। 11 नंबर का जो प्रश्न हमारा कह रहा है कि WBC कैंसर इज नोन, यानी कि आपका जो WBC सेल होता है इसके कैंसर सेल को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड जब आपका ल्यूकोसाइट जो होते हैं यानी कि WBC जो होते हैं इनका अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है और एबनॉर्मल कंडीशन में होने लगता है तो इसको हम कैंसर मान लेते हैं, और ये टर्म आपका ल्यूकेमिया कहलाता है। अगर यहाँ पे बात करें अगले ऑप्शन की जो हमारा ल्यूकोसाइटोसिस है, तो ल्यूकोसाइटोसिस मतलब होता है कि आपके जो ल्यूकोसाइट हैं इनका बढ़ जाना। ल्यूकोसाइट का दूसरा नाम क्या हो जाता है, आपका WBC हो जाता है, ठीक है। तो जब बढ़ जाता है आपका तो सिस फॉर्म में जाता है, और WBC जब डाउन हो जाता है तो आपके ल्यूकोपिनिया के फॉर्म में चला जाता है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न पे आने से पहले आपको ये भी बता दें कि आपको जो PRB होता है यानी कि पॉलीसाइथेमिया रुब्रा बेरा, पॉलीसाइथेमिया रुब्रा बेरा, इसका मतलब क्या होता है, ये जब आपका RBC या फिर आपका हीमोग्लोबिन का जो वैल्यू है बढ़ जाता है तो ये आपका पॉलीसाइथेमिया रुब्रा बेरा हो जाता है, ठीक है। और अगर आपके जो RBC है और RBC है और हीमोग्लोबिन है अगर इनका वैल्यू डाउन हो जाता है तो आपका किस में कंसीडर किया जाता है, आपके एनीमिया में इसको कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो इन बात को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आपका जो RBC होता है इसको एक नाम और जानते हैं, एरिथ्रोसाइट,
ठीक है, क्या कहते हैं, इथ्रोसाइट भी इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए 12 नंबर पे आते हैं। 12 नंबर का है डॉट डॉट सिक्रेटेड बाय किडनी स्टिमुलेट इरिथ्रोपोइसिस, यानी कि यहाँ पे जो किडनी के द्वारा सिक्रेट होता है आपका हार्मोन जो कि स्टिमुलेट करता है आपके इरिथ्रोपोइसिस को, यानी कि आपके आरबीसी की प्रोडक्शन को, आपके ब्लड की प्रोडक्शन को। तो ये कौन सा यहाँ पे हार्मोन्स होता है, ठीक है, थ्रोम्बोपोइटिन या फिर इरिथ्रोपोइटिन। ठीक है, दो ही ऑप्शन यहाँ पे आपको मतलब कि सही जाने वाले हैं, तो सेकेंड ऑप्शन सही जाएगा। ठीक है, इरिथ्रोपोइटिन। ठीक है, इरिथ्रोपोइटिन क्या करता है, ये सिक्रीट होता है आपके किडनी से और आपके स्टिमुलेट करता है आपके इरिथ्रोपोइटिन को। ठीक है, और ये जो आपका सॉरी आपका जो थ्रोम्बोपोइटिन होता है ये आपके किसको करता है, ये आपके प्लेटलेट को बनने के लिए क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा 13 नंबर का है। ये कह रहा है कि इन विच सेल HB प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म विथ लिटिल RNA। बहुत अच्छा प्रश्न है। ये कह रहा है कि कौन सा सेल होता है जिसमें आपका हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, किस कहाँ पे प्रेजेंट होगा आपका हीमोग्लोबिन, आपके साइटोप्लाज्म में विथ लिटिल RNA, थोड़े से RNA के साथ। तो देखिए ये आपका ये आपके आरबीसी के पहले वाला फॉर्म होता है, इमेच्योर फॉर्म होता है आपके आरबीसी का, इसको कहते हैं रेटिकुलोसाइट। क्या कहते हैं, रेटिकुलोसाइट। ठीक है, इसमें आपके हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा और इसमें जो आपके लिटिल RNA होंगे उसके साथ में आपका प्रेजेंट होगा, और इसका जो स्टेन होता है इसको हम सुप्रावाइटल स्टेन के नाम से जानते हैं, क्योंकि जो लिविंग सेल होते हैं उनका स्टेन हम सुप्रावाइटल स्टेन के द्वारा करते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं 14 नंबर के प्रश्न पे। 14 नंबर का जो प्रश्न हमारा है, डॉट डॉट इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ वेनस ब्लड कलेक्शन। तो हम कलेक्शन पे आ गए हैं, यहाँ पे प्रश्न हमारा कलेक्शन से होने शुरू हो गया है। कह रहा है कि मोस्ट कॉमन साइट फॉर वेनस ब्लड कलेक्शन, यानी कि अगर आप वेन से ब्लड को कलेक्ट करना चाहते हैं तो मोस्ट जो कॉमन साइट है वो कौन सा है, मीडियल कोबाइटल वेन, हील साइट या फिंगर साइट या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स आप मीडियल कोबाइटल वेन के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, वेनस ब्लड को आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं और सबसे ज़्यादा आपका इसी साइट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, चलिए 15 नंबर पे आ जाते हैं फ्रेंड्स। 15 नंबर का जो प्रश्न हमारा है, डॉट डॉट इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ आर्टेरियल ब्लड कलेक्शन, यानी कि आपको आर्टेरियल ब्लड की कलेक्शन की आवश्यकता है। आर्टरी से आपको ब्लड चाहिए तो आप कहाँ से इसको कलेक्ट करेंगे, सिफेलिक वेन से तो कलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, एरोटा से भी नहीं कलेक्ट करेंगे, और ननाब्दी से आप कलेक्ट करेंगे तो फीमोरल आर्टरी के द्वारा। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्टेरियल ब्लड कलेक्ट करने के लिए हम फीमोरल आर्टरी का उपयोग यहाँ पे करते हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं 16 नंबर पे। 16 नंबर का डॉट डॉट इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कैपिलरी ब्लड कलेक्शन, यानी कि अगर आप कैपिलरी ब्लड को कलेक्ट करना चाहते हैं तो आप किसके द्वारा करेंगे, तो फ्रेंड्स रिंग फिंगर के द्वारा करेंगे, या फिर लेटरल या फिर मीडियल पार्ट ऑफ हील के द्वारा करेंगे, या फिर बोथ ऑफ A एंड B, यानी कि रिंग फिंगर के द्वारा भी करिए और लेटरल या फिर मीडियल पार्ट ऑफ हील के द्वारा भी करिए। तो सही आंसर आपका यहाँ पे C वाला ही जाएगा। आप कैपिलरी ब्लड को रिंग फिंगर के द्वारा या फिर लेटरल मीडियल पार्ट ऑफ हील के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपके बेसिक नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। आर्टेरियल ब्लड गैस कलेक्टेड फॉर टेस्ट, यानी कि आपका जो आर्टेरियल ब्लड गैस होता है जिसको आप फेमोरल आर्टरी से कलेक्ट कर रहे हैं, इसका उपयोग किस टेस्ट को लगाने के लिए करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रश्न है आपका। आर्टेरियल ब्लड को मतलब कि आर्टेरियल ब्लड का एनालिसिस करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आर्टेरियल ब्लड का कलेक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये टेस्ट आपका हो जाएगा ABG। ठीक है, आर्टेरियल ब्लड गैस। ठीक है, चलिए 18 नंबर पे आते हैं। 18 नंबर का जो प्रश्न हमारा है, ब्लड सीरम इज यूज फॉर डाटा टेस्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि जो आपका ब्लड सीरम होता है उसके द्वारा कौन कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए ESR किसके द्वारा करेंगे, इस ESR हम किसके द्वारा करेंगे, प्लाज्मा करिए या फिर आप होल ब्लड कर लीजिए। ठीक है, होल ब्लड। ठीक है, APTT होल ब्लड प्लाज्मा किसके द्वारा, प्लाज्मा के द्वारा। सीरम बिलिरुबिन और यूरिक एसिड, यहाँ पे दोनों को हम किसके द्वारा करेंगे, सीरम के द्वारा करेंगे। किसके द्वारा करेंगे, सीरम के द्वारा करेंगे। ठीक है, तो चाहे सीरम बिलिरुबिन हो, चाहे आपका यूरिक एसिड हो, ठीक है, क्रिएटिनिन हो, ये सब हम किसके द्वारा करते हैं, ब्लड सीरम के द्वारा करते हैं। अगर चाहे HB करना है, प्लेटलेट करना है, TLC करना है, DLC करना है, होल ब्लड की आवश्यकता होगी। APTT करना है, PT करना है, इसके लिए आपको क्या चाहिए, प्लाज्मा चाहिए होता है। ठीक है, चलिए आते हैं 19 नंबर के प्रश्न पे। ठीक है, तो 19 नंबर का जो प्रश्न हमारा यहाँ पे कह रहा है कि प्लाज्मा कंटेन ऑल क्लॉटिंग फैक्टर एक्सेप्ट। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि प्लाज्मा जो होता है सभी क्लॉटिंग फैक्टर को क्या करता है, कंटेन किया रहता है, केवल एक को छोड़ के।
फाइब्रिनोजन को नहीं कंटेन करता, या फिर प्रोथ्रोम्बिन को नहीं कंटेन करता, या इस फैक्टर को नहीं कंटेन करता, या फिर कैल्शियम आयन को नहीं कंटेन करता। तो सही आंसर जाएगा आपका कैल्शियम आयन। प्लाज्मा कैल्शियम आयन को छोड़ के और सभी क्लॉटिंग फैक्टर को क्या करता है, रखे रहता है, इसीलिए इसका क्लॉटिंग नहीं होता है। और जब इसमें मतलब कि क्लॉटिंग क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें हम एंटीकोगुलेंट ब्लड को मिला चुके हैं, और अगर हम एंटीकोगुलेंट ब्लड को नहीं मिलाएंगे तो जितने भी आपके क्लॉटिंग फैक्टर होंगे वो इसमें नहीं पाए जाएंगे। बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्लाज्मा में केवल कैल्शियम आयन को छोड़ के सभी क्लॉटिंग फैक्टर पाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये वाइवा वाइज के लिए, अगर आप स्टूडेंट हैं डीएमएलटी बीएमएलटी के लिए तब भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर आप कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं तब भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए 20 नंबर के प्रश्न पे आ जाते हैं फ्रेंड्स। 20 नंबर का जो प्रश्न हमारा कह रहा है कि साइट ऑफ पोएसिस फीटस लेस देन 2 मंथ, यानी कि अगर कोई 2 मंथ का फीटस है, ठीक है, लेस देन 2 मंथ का फीटस है, तो इसका जो पोएसिस होगा यानी कि आपका ब्लड का फॉर्मेशन होगा, ये कहाँ पे होगा, यॉर्क सैक में होगा, ठीक है, ये आपका नॉन नहीं होगा, बोन मैरो होगा, ठीक है, बोन मैरो में होगा, या फिर आपके लीवर में होगा, या फिर आपकी स्प्लीन में होगा। तो देखिए अगर लेस देन 2 मंथ का फीटस है तो इसका जो पोएसिस होगा या आपके यॉर्क सैक में होगा, ऑप्शन नंबर ए सही आएगा। और हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं, अगर यहाँ पे 2 से 7 मंथ का, ठीक है, 2 से लेकर 7 मंथ का क्या है आपका यहाँ पे फीटस है, ठीक है, बच्चा है, ठीक है, हेपेटिक है तो कहाँ पे होगा, ठीक है, इसका हेपेटिक में फॉर्मेशन होने लगता है, यानी कि लीवर और स्प्लीन में होने लगता है ब्लड का फॉर्मेशन, ठीक है। और आफ्टर 3 मंथ के बाद कहाँ पे होगा, या आपके बोन मैरो में होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपका अगर इन्फेनेंट हो गया है, ठीक है, बच्चा हो गया है, थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तब भी आपका बोन मैरो में होगा, और चिल्ड्रेन है, एडल्ट है, तब भी आपका बोन मैरो में इसका फॉर्मेशन होगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स 21 नंबर के प्रश्न पे आ जाते हैं। नॉर्मल रेंज ऑफ MCHC इज, तो ये प्रश्न आपके लिए है, लास्ट वाला प्रश्न आपके लिए हमेशा रहेगा, आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना रहेगा। तो आपको बताना है कि नॉर्मल रेंज क्या होता है आपके MCHC का, ठीक है, 32 से 35 पिकोग्राम होगा, या फिर 27 से 32 पिकोग्राम होगा, या फिर आपका 27 से 32 मिलीग्राम होगा, या फिर नन ऑफ दीज होगा। तो कमेंट करके आप इसको बताइएगा ताकि आपका पता चलता रहे कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, आपको यहाँ पे हमने 20 प्रश्न को सॉल्व कराया। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा ये आपका एंटीकोगुलेंट से आने वाला, ठीक है, एंटीकोगुलेंट से MCQ आने वाले हैं, तो इसको देखना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो इसके बाद में अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम करेंगे कि जो हमारे PDF है इसको हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराएंगे। तो इसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। और अगर आप इसको शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कर दीजिए, ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं अपनी तैयारी को अच्छे से कर सकें, आप लोग सभी लोग एग्जाम में अच्छे से भाग लें और अच्छे से अपने एग्जाम को करेक्ट करें। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।